हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। और आज हम बातचीत कर रहे होंगे अपने यूनिट 3 पर। इसके पहले कंप्लीट 2 यूनिट के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था, और आज की इस क्लास में हम यूनिट 3 को डिस्कस कर रहे होंगे। पूरी तरह से जो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो सब हम कवर कर रहे होंगे। और आप लोग बहुत बार पूछ रहे हैं कि एक सेपरेट वीडियो बना के बता दीजिए कि हमारे एग्ज़ाम कब तक होंगे। तो जैसा कि डेट दिया गया था, लेकिन उस डेट तक ना तो कोई एडमिट कार्ड आया, ना तो कोई नोटिस अभी तक आया है। तो हम कह सकते हैं कि अभी आपके एग्ज़ाम जो हैं वो अप्रैल फर्स्ट वीक जो है वो जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी अभी आप पढ़ते रहिए। जो भी आपको आपका सिलेबस में जिस भी सब्जेक्ट में आपका बैक लगा है तो आप उसको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करके पढ़ते रहिए, क्योंकि अगर अब की बार भी आपका बैक लग जाता है तो फिर आप 1 साल पीछे हो जाओगे। ठीक है, तो इसके लिए आप बहुत अच्छी तरह से मेहनत करके अपना पेपर बिना किसी जो है वो आपको दोबारा से ये सब परेशानियों का सामना ना करना पड़े, तो इसके लिए अच्छे से अभी पढ़ते रहिए। और जैसे ही कोई नोटिस आता है तो मैं आपको सूचना जो है वो दे दूंगी। अभी तो यही सूचना है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक तक जो है वो आपका एग्ज़ाम जाएगा। और जैसा कि हम 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, आज तीसरी यूनिट पर बात करेंगे। इसके जो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो सभी पे हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो 3.1 हमारा है, जिसमें हमें बौद्धिक अक्षमता के बारे में पढ़ना है। देखिए, बौद्धिक अक्षमता, मानसिक मंदता, मानसिक विकलांगता, ये तीनों टर्म आपके एक ही होते हैं। तो इसमें आपको जो है वो कंफ्यूज नहीं होना है। और दूसरी बात, पहले आप इसी को, जो आप बौद्धिक अक्षमता भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आप पढ़ रहे हैं, इसी को हम यमार कहते थे, जिसे आप मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं। पहले कहते थे, वर्तमान समय में उसके बाद हम इसको आईडी कहना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में अगर मैं बात करती हूँ तो इसको आईडी ना करके आईडीडी कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको इन तीनों के जो है वो फुल फॉर्म पता होने चाहिए। यमार का मतलब होता है मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, तो यमार का फुल फॉर्म होता है मेंटल रिटार्डेशन, जिसे हम बौद्धिक अक्षमता कहते हैं। आईडी का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो कि यहाँ लिखा भी गया है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं। उसके बाद आईडीडी आपका होता है, इसे हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी कहते हैं, मतलब बौद्धिक विकासात्मक अक्षमता कहा जाता है। तो वर्तमान समय में हम आईडीडी का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको यमार देखने को मिले तो भी वही समझिएगा कि ये बौद्धिक अक्षमता की ही बात कर रहा है। और अगर आईडी कहीं पे देखने को मिल रहा है, इसका मतलब भी बौद्धिक अक्षमता से है। और आईडीडी अगर देखने को मिल रहा है तो उसका मतलब भी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी ही है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और बात करते हैं क्या होता है मानसिक मंदता। तो मानसिक मंद या मानसिक विकलांग उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसके मस्तिष्क का विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ हो। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके मस्तिष्क का विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ हो तो वो मानसिक मंद होता है। तो हम ये जो मानसिक मंदता होती है ये जन्म से ही बच्चे को जो है वो होती है। ठीक है, और 18 की उम्र से पहले बच्चे के अंदर सभी के सभी जो लक्षण होते हैं मानसिक मंदता के वो नज़र आ जाते हैं। और आईक्यू लेवल जो होता है वो आपका 70 से डाउन होता है, मतलब 70 से नीचे होता है। आईक्यू का मतलब होता है बुद्धिलब्धि, जो कि मेजरमेंट की जाती है। तो वो उसके आधार पर हम कहते हैं कि ऐसे बच्चे जो मानसिक मंद बच्चे होते हैं या बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चे जो होते हैं उनका आईक्यू जो होता है वो 70 से कम होता है। मस्तिष्क का पूर्ण विकास जो है वो नहीं होता है। ऐसे बच्चों को सोचने, समझने, पढ़ने, लिखने तथा अन्य जो भी क्रियाकलाप होते हैं उनमें ये औसत बच्चों की अपेक्षा जो होते हैं वो पीछे होते हैं। तो ऐसे बच्चों को ये मानसिक मंद कहते हैं। तो अलग अलग लोगों के द्वारा इसकी अलग अलग जो परिभाषाएं हैं वो दी गई हैं। तो आइए देखते हैं उन सारी परिभाषाओं को। और हम देखेंगे जो AMR के अनुसार जो है वो आपका परिभाषा दिया गया है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस परिभाषा को आज हम देखेंगे। देखिए, इसमें यही चीज़ें बताई गई हैं कि आईक्यू लेवल 70 से कम होगा और 18 की उम्र से पहले बच्चे के अंदर सारे के सारे लक्षण नज़र आ जाएंगे। तो AMR क्या कहता है कि मानसिक मंदता से तात्पर्य सार्थक रूप से औसत से कम सामान्य बौद्धिक कार्य परिपक्वता से है, जिसके परिणाम स्वरूप या जिससे जुड़ा हुआ अनुकूल व्यवहार में जो है वो क्षति होती है। बच्चे का जो अनुकूल व्यवहार होता है उसमें आपको असमानता देखने को मिलेगी, मतलब जैसा एक नॉर्मल बच्चा बिहेव करता है उस तरह से ये ऐसे बच्चे जो बौद्धिक अक्षम वाले बच्चे होते हैं ये बिहेव नहीं करते हैं।
तथा विकास की अवधि के दौरान जो है वो परिलक्षित होता है। तो मतलब जो इनके व्यवहार में जो ये असमानता देखने को मिलती है, ये असमानता जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं आपको इनके व्यवहार में ही ये चीज़ें नजर आएंगी कि ये सामान्य लोगों से अलग हट करके व्यवहार करते हैं। ठीक, आप इनके व्यवहार से ही इनको आंक पाओगे कि हाँ ये जो है ये इनकी बुद्धिलब्धि जो है वो कम है, इनकी सोचने समझने की क्षमता जो है वो कम है, इनके मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ है। ये हम इनके व्यवहार से पता लगा सकते हैं। जैसे नॉर्मल व्यक्ति जैसे खाना खाता है उस तरीके से इनका खाना खाने का ढंग नहीं रहेगा। जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति बात करता है ऐसे वो बात नहीं करते हैं। गाली गलौज करना, इन सब क्रियाओं को जो है ये करते हैं। अनावश्यक बातें करना, ऐसी गतिविधियां जो है इन बच्चों में आपको देखने को मिलेगी। तो मतलब जो इनका व्यवहार होता है, इसी के व्यवहार के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हाँ ये बच्चा बौद्धिक अक्षम है या फिर नहीं है। तो 2-3 बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है जो फैक्ट की बातें हैं। ये सब तो वैसी बातें हैं जो आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को देख करके जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं उसका व्यवहार देख करके। लेकिन फैक्ट में आपको याद रखना है कि बौद्धिक अक्षम आप किसे कहेंगे? जिसका आईक्यू लेवल 70 से कम रहेगा, जिसके अंदर के सारे लक्षण मतलब बौद्धिक अक्षमता के जिसके अंदर हमें सारे लक्षण 18 की उम्र से पहले नजर आ जाएंगे, तो ऐसे बच्चों को हम बौद्धिक अक्षम में कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं और मैंने आपको एक परिभाषा समझा दी है और आपको ये परिभाषा याद रखनी है और ये इम्पोर्टेंट परिभाषा है और इसके माध्यम से हम बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाँ बौद्धिक अक्षमता होती क्या है। जो भी इसमें टॉपिक में इम्पोर्टेंट रहेगा वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी, कुछ भी जो है वो छोड़ा नहीं जाएगा। चलिए, तो ये आप देख सकते हैं इन 3 आधार पर हम बच्चों की पहचान करते हैं। पहला उसके आईक्यू के आधार पर, आईक्यू 70 से नीचे हो और जो जिन बच्चों में कम से कम 2 क्षेत्रों में जो है वो विकास जो है वो सीमित हो जाता है ऐसे बच्चों का, और 18 की उम्र से पहले जो क्षतिग्रस्तता है उसके सारे के सारे लक्षण जो है वो आपके बच्चों को नज़र आ जाएंगे। तो इस आधार पर हम मानसिक मंद जो है वो किसी बच्चे को कह सकते हैं। अब अगर बात करते हैं शारीरिक लक्षणों की, क्या क्या इन बच्चों में शारीरिक लक्षण नजर आएंगे अगर कोई बच्चा मानसिक मंद होगा तो। और एक बात मैं आपसे हर बार कहती हूँ, जितने भी लक्षण आपको बताए जाएंगे ज़रूरी नहीं है हर बच्चे में नजर आएंगे। किसी में कोई लक्षण तो किसी में कोई लक्षण जो है वो आपको नजर आएगा, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ऐसे बच्चों में माइक्रोसिफैली हो सकता है। मतलब माइक्रोसिफैली का मतलब होता है जो सर का साइज होता है, जैसे एक नॉर्मल बच्चे का सर का साइज होता है वैसे इन बच्चों का नहीं होता है। सर के साइज, बच्चे का जो सर होता है उस सर के आकार में जो है आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। नॉर्मल बच्चों की अपेक्षा ऐसे बच्चों के जो सर होंगे वो बहुत छोटे होंगे। तो उसके बाद आपका हाइड्रोसिफैली आता है। हाइड्रोसिफैली का मतलब होता है एक ऐसा बच्चा जिसके सर का आकार जो है वो सामान्य बच्चों की तुलना में बड़ा हो। देखिए यहाँ से एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे अगर 1 नंबर में क्वेश्चन बनता है तो आपसे पूछेंगे कि हाई माइक्रोसिफैली क्या होता है, या फिर माइक्रोसिफैली में वो आपको मान लीजिए विकल्प में दे देते हैं सिर का आकार बड़ा होता है, सिर का आकार गोल हो जाता है, इस तरीके से। तो आप जब पढ़े रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि माइक्रोसिफैली मतलब होता है सिर का आकार छोटा होना। वहीं पे अगर हाइड्रोसिफैली की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है सिर का आकार जो है वो बड़ा होना। नॉर्मल बच्चे की अपेक्षा सर का आकार बड़ा होता है। उसके बाद डाउन सिंड्रोम जो है वो भी ऐसे बच्चों में नज़र आ सकते हैं, जैसे जो अंगुलियां हैं, अंगुलियों का विकास नहीं होना, नाक बहुत छोटी मतलब छोटी नाक होना, कपाल जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड होना। तो इस तरीके के जो आपको लक्षण होंगे, शरीर बहुत ज़्यादा गठिया मतलब होना, बहुत छोटा कद होना, तो ये जो लक्षण होंगे वो आपको बच्चों में नज़र आएंगे। उसके बाद शारीरिक विकास की दर धीमी होगी ऐसे बच्चों की, और शारीरिक स्वास्थ्य भी ऐसे बच्चों का अच्छा नहीं होगा, बीमार रहेंगे। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं शारीरिक बनावट में भी आपको असमानता देखने को मिल सकती है, सभी बच्चों में नहीं देखने को मिलती है। आपने देखा होगा कोई कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो बिल्कुल जिनकी शारीरिक बनावट में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस वो मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर रहेंगे, बहुत मतलब बहुत पर्सनालिटी रहती है, लेकिन वो मानसिक रूप से उनके अंदर सोचने समझने की क्षमता कम रहती है। तो सारे लक्षण हर एक व्यक्ति में नजर नहीं आएंगे। हाँ, कुछ लक्षण किसी में तो कुछ लक्षण किसी में नजर आएंगे, ये ध्यान में रखना है आपको। मानसिक या बौद्धिक अक्षमता में जो है वो कमी आपको देखने को मिलेगी। ध्यान विस्तार ऐसे बच्चों का कम होगा, जैसे आप अटेंशन के साथ 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास कर पा रहे हो, आप ध्यान से किसी चीज़ को पढ़ कर समझ पा रहे हो, तो ऐसे बच्चे नहीं कर पाते हैं। ये सारी चीज़ों की कमी बच्चों में पाई जाती है।
एकाग्रता की कमी होगी। किसी चीज़ को सिखाएंगे तो बहुत धीरे सीखेंगे, ठीक है। जैसे नॉर्मल व्यक्ति होता है तो उसको बटन बंद करना, सूच अपना बनना, मतलब अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलाप वो आत्मनिर्भरता के साथ कर लेता है। पर ऐसे बच्चे रहेंगे तो वो अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलाप को भी नहीं कर पाएंगे, और इनको अगर ये चीज़ें सिखाई भी जाती हैं कि कैसे बटन बंद करना है, कैसे सूच का लेस बांधना है, कैसे जो है भोजन करना है, तो ये सब चीज़ें मान लीजिए इनको सिखाई भी जाती हैं, तो ऐसे बच्चे उसको सीखने में भी बहुत टाइम लगा देते हैं। चिंतन करने की क्षमता ऐसे बच्चों में कम रहेगी, और प्रत्यक्षीकरण की कमी रहती है। प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है जैसे हम कोई भी एक चीज़, कोई भी किसी चीज़ को देखते हैं तो उसकी जो पहली संवेदना होती है वो उसकी प्रत्यक्षीकरण, मतलब प्रत्यक्षीकरण कहते हैं उसी को। तो ये जो प्रत्यक्षीकरण होता है, किसी चीज़ की इमेज को अपने दिमाग में बिठाना पहली बार देख करके, और जो है उसको जब हम दोबारा कहीं पे देखते हैं तो वो हमारे माइंड में हिट कर जाता है कि हमने इसको कहीं देखा है। तो ये जो क्षमता होती है ये बच्चों के अंदर कम देखने को मिलती है। इनके अंदर आत्मविश्वास की कमी देखने को मिलती है। समझने की क्षमता आपको कम देखने को मिलेगी। तर्क करने की क्षमता ऐसे बच्चों में कम देखने को मिलेगी। सामाजिक संवेगात्मक रूप से भी इनमें अस्थिरता देखने को आपको मिलेगी। समायोजन करने की क्षमता ऐसे बच्चों में कम रहेगी। स्मरण करने की क्षमता कम होगी, मतलब चीज़ों को याद भी नहीं रख पाएंगे बहुत देर तक। इनके अंदर मोटिवेशन की कमी रहती है। रचनात्मक कार्यों में कमी होगी। किसी नई चीज़ के फॉर्मेशन में इनको प्रॉब्लम हो सकती है। प्रतिक्रिया करने की गति में कमी होगी, जैसे सामने वाला क्या बोल रहा है उस पर क्या जवाब देना है, ठीक है, सटीकता के साथ जवाब देना है, ये नहीं दे पाएंगे। आँख एवं हाथों के समायोजन में प्रॉब्लम होगी। किसी चीज़ को बहुत देर तक होल्ड करके उसको जो है रखने में इनको प्रॉब्लम होगी। तो ये सब चीज़ें, पढ़ने लिखने में इनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे लक्षण जो है वो बच्चों में नज़र आते हैं। संप्रेषण जो क्षमता है, संप्रेषण का मतलब होता है बातचीत करने का कौशल, ठीक है। तो ये बातचीत करने का गुण भी इनके अंदर जो है आपको कम देखने को मिलेगा। और क्योंकि लैंग्वेज का डेवलपमेंट तब होता है जब हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। जैसे हमारी फैमिली है, छोटे बच्चे रहते हैं तो फैमिली के साथ कम्युनिकेट करते हैं। थोड़े बड़े हुए तो विद्यालय जाने लगे तो वहाँ दोस्तों के साथ कम्युनिकेट किया, टीचर्स के साथ कम्युनिकेट किया, अपनी कम्युनिटी के साथ कम्युनिकेट किया, तो उससे लैंग्वेज का डेवलपमेंट बढ़ जाता है। लैंग्वेज बच्चा सीखता रहता है। लेकिन ऐसे बच्चे समायोजन की कमी होती है, सामाजिक रूप से अभी आपने ऊपर ही पढ़ा, संवेगात्मक रूप से अस्थिरता होती है, तो इनकी लैंग्वेज का विकास उतना नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इनको संप्रेषण करने में प्रॉब्लम होती है। तो सब सही शब्दों का उच्चारण करना, ये सब चीज़ों में इनको कमी देखने को आपको मिलेगी। पढ़ने लिखने की जो क्षमता होगी उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। चीज़ों को सीखने में प्रॉब्लम है, किसी चीज़ को पढ़ने में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण, सभी चीज़ों में इनको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। व्यवहारात्मक लक्षण भी आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाना, बात बात पर कभी खुश हो जाना, कभी अचानक रोने लगना, आक्रोश में आ जाना, चीज़ों को तोड़ना फोड़ना, गाली गलौज करना, स्थिरता के साथ ना रहना। तो ये सारी व्यवहारात्मक जो समस्याएं हैं ऐसे बच्चों में आपको देखने को मिल जाती हैं। तो इससे हम पहचान कर सकते हैं कि बच्चा नॉर्मल है या फिर किसी प्रकार का कोई विकार है उसके अंदर। अब यहाँ से हम वर्गीकरण पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट है, और वैसे भी बौद्धिक क्षमता जो है हर बार पेपर में आपसे आपके पेपर में पूछा ही जाता है बौद्धिक क्षमता के बारे में। तो यहाँ से हम इसके वर्गीकरण पर चर्चा कर रहे होंगे। और मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है, और आप रिक्वेस्ट समझ लीजिए या फिर जो भी है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को किसी दूसरे बच्चे जो कि आपकी जो है वो कॉन्टेक्ट में है उनके पास एक बार शेयर ज़रूर किया करिएगा, ठीक है। उससे मान लीजिए कि अगर उनका एग्ज़ाम है तो उनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर जुड़ते हैं तो उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये आप लोग प्लीज़ जो है एक बार ज़रूर करिएगा। तो अब देखते हैं हम मंदबुद्धि बच्चों को कितने भागों में जो है वो बांटा गया है, ठीक है। मंदबुद्धि वर्ड हम नहीं यूज करते हैं, ठीक है, तो लेकिन फिर भी जो है वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्योंकि बुक्स में दिया गया है, और जनरली हम जो है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो है वो नहीं करते हैं। देखते हैं कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है, जैसे आप साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हो। दूसरा आपका शैक्षणिक वर्गीकरण किया गया है, एजुकेशनल क्लासिफिकेशन। और तीसरा चिकित्सीय वर्गीकरण है जो कि मेडिकल क्लासिफिकेशन है, और सहायता के आधार पर भी हम इनको कुछ भागों में बांटते हैं। तो इन 4 आधारों पर जो है वो हम बच्चों को डिवाइड करते हैं। जनरली ये 3 आधार ही आपके होते हैं, ठीक है। जो ज़्यादातर हैं वो 3 आधार ही हैं। इन्हीं 3 आधारों में आपके सारे आधार जो है वो छिपे रहते हैं।
सबसे पहले देखते हैं मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण। मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण जो होता है वो आईक्यू पर जो है वो डिपेंड होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, जब आपको पता रहेगा कि हाँ मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण किस आधार पर डिपेंडेंट है, शैक्षणिक वर्गीकरण किस आधार पर डिपेंडेंट है, ठीक है, चिकित्सीय वर्गीकरण को किस आधार पर जो है वो वर्गीकृत किया गया है, तो आपके लिए पढ़ना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो दिमाग में रखिएगा कि मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण का मतलब होता है आईक्यू के आधार पर बच्चों को बांटा गया है, किसकी कितनी आईक्यू है उसके आधार पर। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने ये आधार प्रस्तुत किया है, लेकिन ये जो आपका है ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है और इसी को जो है वो एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। तो 50 से बच्चा 70 के बीच में होता है तो उसे हम माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चा कहते हैं, मतलब माइल्ड लेवल का वो बच्चा रहता है। और अब देखेंगे, मैंने आपको ऊपर ही बताया कि 70 से नीचे ऐसे बच्चों का आईक्यू लेवल रहता है, ठीक है। तो 70, अगर मान लीजिए किसी का 50 से 70 के बीच में आईक्यू लेवल होता है, जैसे किसी का 55 है, 60 है, इस सब के बीच में है, तो इसका मतलब है उसके अंदर जो बौद्धिक क्षमता है वो बहुत थोड़ी मात्रा में है। उसके बाद अगर 35 से 49 के बीच में जाता है तो वो मॉडरेट लेवल का हो जाता है, मतलब अल्प से थोड़ा सा ज़्यादा उसके अंदर प्रॉब्लम है। और 20 से 34 के बीच में जाता है तो सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बच्चे के अंदर हो जाता है। वहीं पे अगर 20 से भी नीचे चला जाता है तो ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं मानसिक मंदता से। तो ये एक प्रोफाउंड लेवल का आपका मेंटल मतलब रिटार्डेशन आपका ये होता है। तो ये आपको डेटा याद रखना है कि कौन सा जो है बच्चा किस कैटेगरी में जाएगा, जैसे 50 से 70 वाला बच्चा किस कैटेगरी में जाएगा, 35 से 49 वाला किस कैटेगरी में जाएगा, 20 से 34 वाला या 20 से 35 वाला किस कैटेगरी में जाएगा, 20 से नीचे वाला किस कैटेगरी में जाएगा। तो ये डाटा आपको याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अल्प मानसिक मंद बच्चों का आईक्यू लेवल कितना होता है। तो आपको याद रहेगा तो ही आप जवाब दे पाएंगे। चलिए, तो यहाँ से हम देखते हैं, तो ये अब हम यहाँ से देखेंगे कि अगर कोई बच्चा अति अल्प कैटेगरी में आ रहा है तो उसके अंदर क्या क्या लक्षण आपको नजर आएंगे, ठीक है। ये आपसे तब पूछा जाएगा, अगर मैं बात करती हूँ तो जब आपसे बहुत डीप पूछा जाए कि बौद्धिक अक्षमता क्या है, उसके लक्षणों पर चर्चा करिए, उसके प्रकार पर चर्चा करिए, तब आप वहाँ पे जो है ये चीज़ें लिखेंगे। जैसे आपका लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, तो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन को जब आप एक्सप्लेन करेंगे बहुत विस्तृत रूप में, फिर आप वो चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे। जनरली अगर आपसे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है तो बस आप उन प्रकारों के नाम लिख देंगे, उतना आपके लिए सफिशियंट रहेगा, ठीक है। तो ये तरीका है जहाँ से आप नंबर गेन कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ऑथेंटिक चीज़ें लिखते हैं तो वो उस पर आपके नंबर नहीं कटने चाहिए, ठीक है। अभी तो मैं आप ही लोगों के साथ हूँ कि इस तरीके से, जिस तरीके से आरसीआई ने इस बार बच्चों को नंबर दिया है वो बहुत ही ज़्यादा सोचनीय है कि एक बच्चे को 2 नंबर 3 नंबर दिया गया है, ठीक है। 45 नंबर के पेपर में 2-3 नंबर दिया गया है, किसी किसी बच्चों को 2 नंबर जो है वो प्रदान किया गया है। तो मतलब ये सोचने वाली बात है कि बच्चे ने अगर कितना भी कम लिखा होगा तो तब भी कुछ तो उन्होंने लिखा ही होगा, तो 2 नंबर तो नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी दिया गया है, तो अब इसमें क्या ही किया जा सकता है। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आप लिख रहे हो तो जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं, मतलब जो फैक्ट की चीज़ें हैं, और उस फैक्ट की चीज़ को थोड़ा सा अब आपको जो है वो पढ़ना पड़ेगा। आप फैक्ट पढ़ेंगे तो फैक्ट आप लिखते भी हो तो आपका नंबर नहीं कटेगा, ये पहली बात है, ठीक है। अभी तो मान लीजिए कि ये रिटन एग्ज़ाम है, आप जो भी आपकी भाषा है, आपको जो भी ज्ञान है आप उसको लिख रहे हो, लेकिन आप कोशिश ये करिए कि जो किताबी चीज़ें हैं, जैसे जो फैक्ट की बातें हैं, उन फैक्ट पर ज़्यादा फोकस करिए और चीज़ों को बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि अभी तो आपको 1-2 पेपर के ही पेपर देने हैं, आपका 1-2 में ही बैक लगा हुआ है, तो आपको 1-2 पेपर के ही पेपर देने हैं। तो कोशिश ये करिए कि बहुत मतलब शॉर्ट नोट बना करके जो फैक्ट की चीज़ें हैं उन फैक्ट की चीज़ों को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा ये होगा कि जब आप फैक्ट लिखेंगे एग्जाम में तो आपको डर भी नहीं रहेगा, और एग्जामिनर जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो नंबर भी नहीं काट सकता है किसी भी बेस पे, ठीक है। हेड राइटिंग पे काटेगा 1-2 नंबर आपके काट लेगा, लेकिन पूरी तरह से आपके नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन अगर आप अब ये सोचें कि जो है मैं जो भी समझ में आ रहा है मैं वो कॉपी में लिख के चलाऊंगा, तो वो अब पॉसिबल नहीं है कि उस आधार पे आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये मेरा अपना ओपिनियन है, और आप कोशिश यही करिएगा कि जो है फैक्ट याद करने का प्रयास करिएगा, और बाकी क्या ही हो सकता है वो तो जो है वही लोग जान सकते हैं कि किस तरीके से वो अपनी अब इस बार कॉपियों को चेक कर रहे हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अब आप फैक्ट को ज़्यादा अगर फोकस करके चीज़ों को पढ़ेंगे तो उससे आपके नंबर नहीं कटेंगे और आप एक अच्छा मार्क्स जो है वो गेन कर पाएंगे।
चलिए, तो इतनी सारी बातें हो गई, तो अभी हम अब अपने टॉपिक पे आते हैं। अति अल्प मानसिक मंद देखते हैं बच्चों में क्या होता है। जो 85% मानसिक मंद जो होते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं, मतलब बहुत कम उनके अंदर मानसिक मंदता जो है देखने को मिलती है। ऐसे बच्चों को प्रशिक्षण की जो है वो आवश्यकता होती है। इनकी मानसिक आयु जो है 8 से 10 वर्ष के बच्चे के बराबर होती है। जैसे वो अगर अडल्ट भी हो गए हैं तो सोचने समझने की क्षमता जो है वो 8 से 10 साल के बच्चों जैसी होती है। 5 से 6 क्लास तक हम इन बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं और वे स्वयं अपने को देख रेख करने में सक्षम भी होते हैं। मतलब बहुत कम इनके अंदर मानसिक मंदता देखने को मिलती है। ये खुद से भी अपने काम कर सकते हैं। सामाजिक कौशल भी थोड़ा बहुत इनका विकसित होता है। निरीक्षण में खुला रोजगार एवं स्वरोजगार जो है वो ये कर सकते हैं और इनकी भाषा सामान्य होती है। यूं अपनी आवश्यकता को जो है ये व्यक्त कर सकते हैं। मतलब इनके अंदर जो है ऐसे बच्चे जो आपके माइल्ड लेवल के आते हैं तो बहुत कम मात्रा में इनके अंदर जो है वो आपको देखने को मिलेगा मानसिक मंदता के लक्षण। मानसिक मंद तो होते ही हैं लेकिन मतलब लक्षण इनके अंदर बहुत कम देखने को मिलते हैं। उसके बाद अल्प मानसिक मंदता की बात करते हैं तो ऐसे बच्चे 10% ही होते हैं जो अल्पमंद मतलब इस कैटेगरी में आते हैं, मॉडरेट कैटेगरी में। प्रशिक्षण के द्वारा ही इन्हें दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। एजुकेशन तो नहीं दे सकते हैं ऐसे बच्चों को, लेकिन हाँ अगर हम इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दें तो मतलब क्या होता है कि ये अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलाप को थोड़ा बहुत करने में सक्षम हो जाएंगे। इन्हें सामाजिक और व्यावसायिक कौशल में प्रशिक्षण की जो है वो आवश्यकता होती है। भाषा सीमित होती है लेकिन आवश्यकता के अनुसार जो है वो प्रशिक्षण दिया जाता है। घरेलू कार्यों में इनको लगाया जा सकता है। बहुत धीमे चीज़ों को जो है वो सीखते हैं। सामाजिक व्यावसायिक प्रशिक्षण जो है उनकी आवश्यकता होती है। और अगर हम बात करते हैं तो इनको गामक क्रियाओं में जो है वो प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर यहीं पे हम गंभीर मानसिक मंद बच्चों की बात करते हैं तो ये बहुत परसेंटेज में बहुत कम ऐसे बच्चे आपको देखने को मिलेंगे और सामाजिक विकास भी ऐसे बच्चों का बहुत कम होता है। खतरनाक वस्तुओं से बचाने की ऐसे बच्चों को ज़रूरत होती है। जैसे आग हो गया, मतलब आग हो गया, पानी हो गया, तो ऐसे चीज़ों से जो है बच्चों को बचाने की ज़रूरत रहती है क्योंकि एक डर रहता है कि ऐसे बच्चे आक्रामक बहुत ज़्यादा होते हैं। इनकी मानसिक आयु जो होती है वो 4 वर्ष के बच्चों की तरह होती है। मतलब सोचने समझने की क्षमता बहुत ही कम होती है ऐसे बच्चों के अंदर। दैनिक जीवन के क्रियाकलाप को सिखाने में की इनको ज़रूरत होती है। नियंत्रित कार्यशाला में इनको जो है वो लगाया जा सकता है। ऐसा ही अति गंभीर मानसिक मंद बच्चों की बात करते हैं तो जिनका आईक्यू लेवल 20 से कम होता है तो ऐसे बच्चे होते हैं इस कैटेगरी में और बहुत कम मात्रा में ऐसे बच्चे आपको देखने को मिल जाएंगे। आईक्यू लेवल भी बहुत छोटे जैसे बच्चों की तरह इनका होता है। अपनी सुरक्षा ये स्वयं नहीं कर सकते हैं। एक गंभीर मानसिक मंदता इनमें देखने को मिलती है। बहुत कम जो है इनकी जो लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो ऐसे बच्चे बहुत कम जो है वो जीते हैं। पूर्ण रूप से दूसरे व्यक्तियों पर जो है ये पूरी तरह से निर्भर रहते हैं। इन्हें जीवन भर प्रशिक्षण एवं देखभाल जो है इन सब की ज़रूरत रहती है। दैनिक जीवन को क्रियाकलाप को करने के लिए ये पूर्ण रूप से जो है वो किसी दूसरे पर जो है वो निर्भर रहते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं शैक्षणिक वर्गीकरण की। मानसिक मंदता को किस तरीके से शैक्षणिक वर्गीकरण में बांटा गया है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि शिक्षणीय मानसिक मंदता की आईक्यू लेवल कितना होता है। तो जो भी बच्चे माइल्ड कैटेगरी में आते हैं ऐसे बच्चों को हम शिक्षणीय मानसिक मंदता कहते हैं। शिक्षणीय मानसिक मंदता क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसे बच्चों को एजुकेशन दी जा सकती है। 5 से 6 क्लास तक हम ऐसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो माइल्ड लेवल के जितने भी बच्चे होते हैं वो सब आपके इसमें आ जाते हैं। उसके बाद प्रशिक्षणीय लेवल में जो जो बच्चे होते हैं वो मॉडरेटरी लेवल के, मतलब मॉडरेट लेवल के होते हैं और ऐसे बच्चों को हम प्रशिक्षण दे सकते हैं। एजुकेशन तो नहीं दे सकते लेकिन प्रशिक्षण के द्वारा दैनिक जीवन के क्रियाकलाप को सिखा करके आत्मनिर्भर बना सकते हैं। अभिलक्षणी ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पूरी तरह से किसी दूसरे के कष्टम की ज़रूरत होती है। मतलब कोई दूसरा व्यक्ति के ऊपर ये पूरी तरह से निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो जो माइल्ड लेवल के होते हैं वो आपके इसमें आते हैं और मॉडरेट लेवल के इसमें और सीवियर के इसमें। प्रोफाउंड लेवल ऐसे बच्चे जो पूरी तरह से ही किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। बहुत जल्दी ऐसे बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो देखते हैं 8 से 12 वर्ष तक के बच्चों का पाठ्यक्रम ऐसे बच्चों को सिखाया जा सकता है। बुद्धिलब्धि 50 से 70 के बीच में होती है। लिखना पढ़ना गणितीय कौशल ऐसे बच्चे सीख सकते हैं। आसानी से व्यावसायिक प्रशिक्षण दे सकते हैं। 2-3 साल तक की देरी से अगर ये शुरू होता है तो मतलब ऐसे बच्चों की एजुकेशन को जो है वो हम प्रमोट कर सकते हैं।
प्रशिक्षणी मानसिक मंथन बच्चों की बात करते हैं तो 30 से 35 इनका आईक्यू होता है। प्रशिक्षण के द्वारा कुछ अक्षमता को हम कम कर सकते हैं। बड़े कौशलों को विभाजन कर छोटे छोटे कौशलों में इनको प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे कोई बड़ा टास्क है, कोई बड़ी चीज़ है उस बच्चे को सिखाने लायक, तो उसको हम बहुत पार्ट पार्ट में कर करके सिखाएंगे। ठीक है, कोई चीज़ ऐसी हो कि उसको एक बार में ही हम नहीं सिखा देंगे, और उसको पार्ट पार्ट में करके थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम बच्चों को सिखाते हैं। सामाजिक समायोजन जो है वो एक सीमा तक होता है, मतलब सीमित होता है सामाजिक समायोजन। खाने पीने, कपड़े पहनने, मतलब इनको प्रशिक्षण के द्वारा हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं। अब बात करते हैं अभिलक्षणी की, तो आईक्यू लेवल इनका 35 से नीचे होता है। अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की ये पूर्ति नहीं कर सकते हैं। जीवन पर्यंत इन्हें एक सहायक की ज़रूरत रहती है। आवासीय वातावरण में रखकर ही प्रशिक्षण की सुविधा जो है वो प्रदान की जा सकती है। पूरे समूह को दैनिक क्रियाकलापों को सीखने की जो है वो आवश्यकता रहती है। मतलब ऐसे बच्चे जो पूरी तरह से किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहते हैं, जीवन भर निर्भर रहते हैं, तो ऐसे बच्चों को अभिलक्षणी कहते हैं। और चिकित्सीय आधार पर देखते हैं तो चिकित्सीय आधार पर बहुत सारे प्रकार आपको इसमें दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें आपका संक्रमण हो सकता है, किसी प्रकार के संक्रमण की वजह से बच्चा मानसिक मंद हो सकता है। आघात और भौतिक कारक हो सकते हैं, कुपोषण हो सकता है, प्रमस्थ की बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, जन्म पूर्व के बहुत सारे कारक हो सकते हैं, जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मिटी होती है उसके कारण हो सकता है। ठीक है, चय अपचय विकृतियां हो सकती है, मनोविकृतियां हो सकती हैं, बहुत सारे वातावरणीय कारक हो सकते हैं, बहुत सारे अन्य कारक भी हो सकते हैं। तो इन सारे ऐसे वर्गीकरण में जो है इसको डिवाइड किया गया है। चलिए, तो इसको आप नहीं पढ़िएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जस्ट 1 मिनट वेट करिएगा। तो जो आपका चौथा वर्गीकरण है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, किसी किसी बुक में आपको दिया गया है, किसी में नहीं दिया गया है, और वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है। एग्ज़ाम में अभी तक क्वेश्चन भी नहीं बना है, तो हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर से हमारे रिलेट करते हुए रहेंगे, क्योंकि हमें अपना टाइम नहीं ख़राब करना है। हमें वही वही चीज़ें आपको रिवीजन करवाना है जो कि आप पढ़ चुके हो, और ताकि आप कंफ्यूज भी ना हो, और मुझे आपको कंफ्यूज भी नहीं करना है। इस वजह से हम जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वही सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे। अब देखिए, यहाँ पे मंदबुद्धि बच्चों के कारण दिए गए हैं, किन कारणों की वजह से मंदबुद्धि बच्चों में मंदबुद्धि मतलब जो बौद्धिक अक्षमता है वो हो जाती है। तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो देखिए, आपने विकलांगता के कारण पढ़े होंगे। मैं बार बार हर डिसेबिलिटी में ये चीज़ों को थोड़ा पढ़ाने से इसलिए बच रही हूँ क्योंकि आपको विकलांगता के कारण मैंने पढ़ा रखे हैं, और आपने देखा होगा कि वही सारे कारण अभी आप पढ़ेंगे, तो मैं आपको 2-3 कारण पढ़ के बता भी दे रही हूँ। जैसे माँ की उम्र है, तो माँ की अगर बहुत ज़्यादा कम उम्र में है, जैसे कोई 12 साल की कोई लड़की है या 16 साल की है, अगर ऐसी स्थितियों में वो गर्भ धारण करती हैं तो वो खुद परिपक्व नहीं है, तो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देना उनके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा वो जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो माँ की उम्र भी महत्व रखती है बच्चे, एक स्वस्थ बच्चे के जन्म में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा उम्र की हो गई हैं तो भी प्रॉब्लम है, बहुत कम उम्र है तो भी प्रॉब्लम है, मतलब जब तक मैच्योरिटी नहीं है, अगर मैच्योरिटी नहीं है और ऐसी अवस्था में वो गर्भ धारण करती हैं, या बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी हो गई है फिर गर्भ धारण करती हैं, दोनों स्थितियों में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं गर्भावस्था के पूर्व माँ का पोषण, किस तरीके से माँ को पोषण दिया जा रहा है, कितना ज़्यादा तनाव, अगर बहुत ज़्यादा तनाव दिया जा रहा है तो भी वो कारण बन सकता है। माँ का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, किसी प्रकार का कोई बीमारी है माँ को, ऐसी स्थिति में करती हैं, बहुत ज़्यादा नशीले पदार्थों का सेवन करती हैं, ठीक है, कोई संक्रामक रोग हो गया है, तो ऐसी स्थितियों में हो जाता है, बच्चा मानसिक मंद हो सकता है। आपने ऊपर पढ़ रखा है, ठीक है, तो इसके लिए परेशान नहीं होइएगा कि हम छोड़ के पढ़ा रहे हैं, हम कोई भी चीज़ आपको छोड़ के नहीं पढ़ा रहे हैं। आप ये सारी चीज़ें ऊपर पढ़ चुके हैं, वही रोग वही कारण हैं जो आपने विकलांगता के कारण पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा। हाँ, यहाँ आपको एक चीज़ जानने की ज़रूरत है, हाइपोक्सिया के बारे में आपको जानना है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। मतलब गर्भावस्था के दौरान हाइपोक्सिया जो है वो हो जाता है, माँ का निम्न रक्तचाप या जो हृदय रोग हो जाता है, और इससे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स का जो है वो क्षतिग्रस्त होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो आपसे इतना पूछा जा सकता है कि हाइपोक्सिया क्या होता है, तो आप बताएंगे ऑक्सीजन की कमी।
ठीक है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी अगर पर्याप्त ऑक्सीजन जो है वो बच्चे तक नहीं पहुंच रहा है तो उसकी वजह से जो है वो हो सकता है। तो ये आप याद रखेंगे। और बहुत सारे आनुवांशिक रोग जो हैं उनकी वजह से भी हो सकता है बच्चे को। देखिए सारे कारण दिए गए हैं, आप एक बार पढ़िएगा इसको। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत हार्ड नहीं है, चीज़ें बहुत ईजी हैं। और यहाँ पे आपको रोकथाम दिया गया है, आई होप क्लियर दिख रहा हो आपको। तो देखिए यहाँ पे रोकथाम दिया गया है, मंदबुद्धि बच्चों के रोकथाम क्या है, तो वही रोकथाम है कि माँ को अपनी उम्र का ध्यान रखना चाहिए गर्भधारण करते समय, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। अनुवांशिक जो परिस्थितियाँ हैं पूर्व जांच करा के ही जो है वो किसी प्रकार के गर्भधारण जो है वो करना चाहिए। मादक जो पदार्थ हैं उनसे जो है वो बचा जाना चाहिए कि अगर गर्भधारण माँ ने किया है तो उस समय किसी भी पदार्थ के मादक सेवन का जो है वो भोग ना करे। अगर वो करती हैं तो उसका जो असर होगा वो बच्चे पर पड़ेगा और बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है, संभावना है कि वो हो जाए। एक्सरे बार बार एक्सरे करवाया जा रहा है या गर्भपात कराने का प्रयास किया गया है 2-3 बार, उसके बाद गर्भधारण किया गया है तो बच्चे में प्रॉब्लम हो सकती है। किसी प्रकार का कोई संक्रमण हो जाए तो वो भी एक कारण हो सकता है। ठीक है। तो ये बहुत सारे रीजंस जो हैं वो हो सकते हैं। आपने जितने भी विकलांगता के कारण पढ़े हैं वो सारे हो सकते हैं। और इन जो आपने कारण पढ़े हैं अगर उन कारणों को हम दूर करने का जो उपाय कर दें, ठीक है, जैसे माँ अपनी उम्र का ध्यान रखे, अच्छे पोषण आहार ले, बहुत ज़्यादा तनाव ना ले, ऐसी स्थितियों में संक्रमण से बचा जाए, किसी प्रकार की गंभीर बीमारी जो है वो माँ को ना हो। तो इन सब अगर आनुवांशिकता से कोई रोग है तो उसका प्रॉपर इलाज कराकर ही गर्भधारण किया जाए, नशीले पदार्थों के सेवन से बचा जाए, तो ये शायद किसी बड़ी दुर्घटना से जो है वो बचा जाए। ठीक है। तो अगर इन सब चीज़ों का उपयोग किया जाता है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है तो ऐसी एक बड़ी समस्या से जो है वो बचा जा सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे मानसिक विकलांगता और मानसिक बीमारी में क्या अंतर होता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार जो है आपके एग्जाम में जो है वो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो देखते हैं, ये एक मानसिक अवस्था होती है और ये अपने आप में एक बीमारी होती है। मैं आपको पहले थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि मानसिक विकलांगता को हम आयु के आधार पर अलग करते हैं। इसमें बच्चे का जो आईक्यू होता है वो 70 से डाउन होता है आपका। और यहाँ पे आईक्यू का कोई मतलब नहीं होता है, मतलब आईक्यू ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और एक टाइम के बाद जो है उनके अंदर किसी प्रकार का कोई मानसिक रोग हो जाए। आपने सुना होगा कभी कभी क्या होता है कि हम जनरली कहते हैं कि ये बहुत पढ़ने वाले थे, मतलब बहुत तेज थे, पढ़ते पढ़ते पागल हो गए। ठीक है। तो पढ़ते पढ़ते पागल होने का मतलब क्या है कि उनका आईक्यू लेवल बहुत मतलब ठीक था। ऐसा नहीं था आईक्यू लेवल कम था, बहुत अच्छे थे पढ़ने में। आईक्यू लेवल औसत से ज़्यादा भी हो सकता है, औसत से कम भी हो सकता है। तो यहाँ पे आईक्यू का कोई रोल नहीं होता है कि आईक्यू कितना रहेगा, ये आप नहीं बता सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी उम्र में मानसिक मंद हो सकता है, लेकिन मतलब मानसिक रोगी हो सकता है, सॉरी, मानसिक रोगी हो सकता है। लेकिन मानसिक मंद होने के लिए पहली बात तो मानसिक मंदता जन्म से ही होती है और 18 की उम्र के पहले सारे लक्षण नजर आ जाएंगे आपको। तो ये डिफरेंस है। ये विकासात्मक अवधि में ही होता है। जैसे बच्चे का जब जन्म मतलब गर्भ से ही बच्चा इन सारी चीज़ों से प्रॉब्लम करता है, मतलब प्रॉब्लम में रहता है। और जैसे जैसे वह बड़ा होता है, जैसे 18 की उम्र तक पहुंचता है, तो ये इसी टाइम पीरियड में बच्चे को प्रभावित करता है। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो मानसिक रोग जो है वो किसी भी उम्र में हो सकता है। इसमें विशेष प्रशिक्षण एवं विशेष शिक्षण के द्वारा सुधार लाया जा सकता है। हम मानसिक मंदता में सुधार ला सकते हैं। ऐसा पॉसिबिलिटी है कि अगर किसी का आईक्यू लेवल कम है तो हम उसको प्रशिक्षण के द्वारा थोड़ा बहुत उसके अंदर सुधार ला दें और इसे दवा या मनोवैज्ञानिक द्वारा ठीक किया जा सकता है। मानसिक मंदता को सिर्फ सुधारा जा सकता है, हम ठीक नहीं कर सकते हैं। लेकिन मानसिक रोग को हम ठीक कर सकते हैं। सही उपचार मिलेगा, सही तरह का ट्रीटमेंट मिलेगा, एक पारिवारिक सकारात्मक माहौल मिलेगा तो बच्चा ठीक हो सकता है। मानसिक मंदता जन्म से लेकर 18 की अवस्था तक होने की संभावना होती है और मानसिक बीमारी अधिकांशतः किशोरावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक होने की संभावना रहती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किशोरावस्था या वृद्धावस्था तक ही होगी, उसके पहले भी हो सकती है। ठीक है। लेकिन मतलब मानसिक रोगी बच्चा हो सकता है, लेकिन सामान्यतः ऐसा वो, जैसे मान लीजिए कि किशोरावस्था में किसी प्रकार का कोई तनाव हो गया या वृद्धावस्था में किसी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा ऑपरेशन ले लिया गया, तो ऐसा हो सकता है कि वो मतलब मानसिक रोगी हो जाए। ठीक है। सोचने समझने की क्षमता कुछ टाइम पीरियड के लिए, अल्प समय के लिए कम हो जाए।
लेकिन मानसिक मंद कोई व्यक्ति होगा ना, तो वो लाइफ टाइम उस प्रॉब्लम से जो है वो फेस करेगा। मानसिक विकलांग बच्चों को घर या विशेष स्कूल में दाखिला दिलाकर शिक्षा दी जा सकती है, जबकि मानसिक बीमार व्यक्ति को मानसिक अस्पताल में ही रहकर उपचार दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रोगी हो जाता है, तो जो मेंटल वालों के लिए अस्पताल होता है, तो उनमें हम भेज करके ऐसे बच्चों का इलाज कर सकते हैं। मस्तिष्क में चोट लगने से या अधिक रक्त निकलने से मानसिक विकलांग जो है वो हो सकता है, और मस्तिष्क में असामान्य रूप से रासायनिक स्राव के कारण जो है वो मानसिक रोगी होते हैं। इसका जो मेन रीजन होता है वो गर्भधारण से लेकर शिशु का जन्म एवं जन्म के बाद होने वाले संक्रामक जो बीमारी या चोट होते हैं उसकी वजह से होता है। और इसका मुख्य कारण अधिक सामाजिक तनाव, मानसिक असंतुलन, नींद की कमी होती है। मतलब बहुत ज़्यादा अगर मानसिक तनाव लिया जा रहा है या बहुत ज़्यादा मानसिक असंतुलन है, तो और नींद की बहुत मतलब नींद नहीं आ रही है, तो ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति जो है वो पागल हो सकता है। ठीक है। इसका आईक्यू के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इसको साइकोसिस और साइकोन्यूरोसिस के आधार पर जो है वो हम वर्गीकरण करते हैं। मानसिक विकलांग बच्चों का उपचार अस्पताल में संभव नहीं होता है। ऐसे बच्चों को हम अस्पताल में नहीं मतलब ठीक कर सकते हैं। एजुकेशनल जो सेंटर्स होते हैं, जैसे जो विशेष विद्यालय होते हैं, तो इनके जो विशेष टीचर्स होते हैं, इनके माध्यम से हम इनको कुछ ट्रेनिंग देते हैं, जैसे दैनिक जीवन के क्रियाकलाप का कुछ चीज़ें सिखा दी गई, तो इनको हम सुधार कर सकते हैं इनके व्यवहार में थोड़ा बहुत। लेकिन मानसिक बीमार कोई होगा तो वो अस्पताल में ही जाकर के ठीक होगा। मानसिक विकलांग बच्चों में मानसिक बीमारी जो है वो हो सकती है। मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई मानसिक विकलांग व्यक्ति है और वो मानसिक बीमार भी हो जाए। ठीक है, दोनों एक साथ बच्चे में हो सकता है कि उसका आईक्यू भी बहुत ज़्यादा कम हो और वो जो है वो मानसिक रोगी भी हो जाए। लेकिन मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति में मानसिक विकलांगता होने की संभावना नहीं रहती है। ऐसा नहीं होता है कि, क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा ऐसा है जो किशोरावस्था के बाद जो है वो किशोरावस्था में जो है अगर वो मानसिक रोगी होता है, तो वैसे भी वो किशोरावस्था तक तो बिल्कुल ठीक ठाक था, तो उसका आईक्यू लेवल भी बहुत बढ़िया होगा, 70 से ज़्यादा ही होगा। तो मतलब मानसिक कोई व्यक्ति अगर मानसिक रोगी है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मानसिक विकलांग मतलब मानसिक जो है बौद्धिक अक्षम में भी वो बच्चा होगा, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर कोई मान लीजिए मानसिक अक्षम है, तो ऐसा हो सकता है कि वो मानसिक रोगी भी हो। ठीक है, संभावना हो सकती है। लेकिन मानसिक बीमार कोई होगा तो ऐसा नहीं है कि वो मानसिक रोगी जो मतलब मानसिक मंद वो हो जाएगा। मानसिक विकलांग बच्चों को प्रशिक्षण के दौरान जो है देने के बावजूद वे स्वतंत्र रूप से कोई भी व्यवसाय जो है वो नहीं चला सकते हैं। जबकि अगर मानसिक बीमार व्यक्ति को ठीक हो जाने पर वो स्वतंत्र रूप से अपना व्यवसाय चला सकता है। जैसे एक बार अगर मान लीजिए मस्तिष्क पर किसी प्रकार का तनाव हो गया और वो मानसिक रोगी हो गया, तो लेकिन वो उस सिचुएशन से जब बाहर आएगा तो वो अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलाप को पहले जैसा करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन मानसिक जो बौद्धिक अक्षम होते हैं, ऐसे बौद्धिक अक्षम बच्चों के साथ ये नहीं हो पाता है। ऐसे बच्चों का विकासात्मक अवस्थाएं देर से होती हैं, मतलब विकास जो होगा ऐसे बच्चों का धीमा होगा। जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस टाइम पीरियड में बच्चे में प्रॉब्लम है या व्यक्ति में जिस टाइम पीरियड में प्रॉब्लम है, बस उसी समय जो है उसका विकास थोड़ा बहुत धीमा हो सकता है। लेकिन जैसे ही उस प्रॉब्लम से वो बाहर आएगा, उसका विकास जो है वो पहले की तरह स्टार्ट हो जाता है। मानसिक मंद बच्चे रोते गुस्सा होते हैं या हंसते हैं, तो कोई ना कोई उसके पीछे कारण अवश्य होता है। जबकि मानसिक बीमार व्यक्ति बिना कारण के ही गुस्सा या हंसते हैं। मतलब मानसिक बीमार एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति जो होता है वो कभी कभी मतलब वो खुद में ही व्यक्ति खो जाता है उस टाइम पीरियड में, और वो कभी हंसना कभी रोना इस तरह के क्रियाकलाप को जो है वो करता है। इसके कुछ कारण जेनेटिक, मेटाबॉलिक और कुछ संक्रामक जो हैं वो हो सकते हैं, और इसके मुख्य कारण जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक होते हैं। मतलब या तो किसी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता है, या मस्तिष्क में किसी प्रकार की कोई चोट लग जाए अचानक से, तो हो सकता है बच्चा। इसे हम दवा से ठीक नहीं कर सकते हैं, जबकि हम मानसिक बीमारी को ठीक कर सकते हैं। मानसिक विकलांग बच्चों में प्रशिक्षण के बाद एक निश्चित अनुपात में सुधार होता है, जबकि मानसिक बीमारी को उपचार करने के बाद सुधार में उतार चढ़ाव जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो मानसिक विकलांग बच्चों में बहुदिव्यांगता के लक्षण जो है वो पाए जाते हैं, जैसे पश्च की मतलब प्रमस्थ की पक्षाघात हो गया, श्रवण अक्षमता हो गई, दृष्टिहीनता हो गई, ये सब पाया जा सकता है उनमें। लेकिन मानसिक बीमारी में सिर्फ और सिर्फ मानसिक जो रोग मतलब मानसिक रोग होता है, बस उसी के लक्षण आपको नजर आएंगे।
मानसिक विकलांग व्यक्ति को किसी विशेष स्कूल में विशेष शिक्षा जो है वो दी जाती है, जबकि मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति को साइकोएनालिसिस चिकित्सा, व्यवहार चिकित्सा आदि का प्रयोग जो मानसिक अस्पताल होते हैं उसमें दिया जाता है। मानसिक विकलांग व्यक्ति जो है वो तार्किक बातें नहीं करते, जबकि मानसिक बीमार व्यक्ति जो होगा वो तार्किक बातें करता है, क्योंकि उसका IQ लेवल जो है वो ठीक ठाक होता है। मानसिक विकलांग व्यक्ति में फेजेस नहीं आते, इसके लक्षण हमेशा जो है वो आपको एक जैसा ही देखने को मिलेगा। जैसे कोई माइल्ड लेवल का है तो आपको वो माइल्ड लेवल का ही देखने को जो है वो मिलता है, जबकि मानसिक बीमार व्यक्ति के लक्षण में फेजेज आते हैं। किसी फेज में वह बिल्कुल अच्छा रहता है और किसी फेज में वो गंभीर रूप आपको दिखाई देता है। मानसिक विकलांग व्यक्ति को मानसिक विकलांगता का प्रमाण पत्र जो है वो जारी किया जाता है, जबकि अगर मानसिक बीमारी की बात करें तो उसको प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है। और मानसिक विकलांग व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो सामान्य होता है, जबकि मानसिक बीमार वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होगा वो असामान्य रहता है। मानसिक विकलांग व्यक्ति का विकलांगता अस्थायी होता है, इसे आप परमानेंट ठीक नहीं कर सकते हैं, टेम्पोररी थोड़ा बहुत चेंजमेंट कर सकते हैं, जबकि मानसिक बीमारी व्यक्ति की मानसिक बीमारी जो है वो अस्थायी नहीं होती है, ये पूर्णतः चेंजेबल होती है, हम इसमें बदलाव कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ डिफरेंस है मानसिक रोग और मानसिक मंदता पे। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपके बनते हैं, तो आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। कम से कम 10 से 12 डिफरेंस जो है तो वो आपको पता होने ही चाहिए। तो इसमें बहुत सारे दिए गए हैं, आप 10 से 12 भी अगर कवर करते हैं, 10 से 12 भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वो आपके लिए सफिशियंट रहेगा। चलिए, तो अगला आपका लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में है, अधिगम अक्षमता जो है उसके बारे में है। नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। यहाँ पे हम 3.1 को ही पूरी तरह से कवर कर दिए हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वीडियो को अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है अपलोड होने में, तो इस वजह से पार्ट में करके डिवाइड करेंगे। एग्ज़ाम अभी आपका नज़दीक नहीं है, मतलब एग्ज़ाम तक आपके ये मैं करवा दूँगी, इसकी पूरी जो है मेरी जिम्मेदारी है, तो निश्चिंत होकर पढ़ते रहिएगा। और भी जितने भी सब्जेक्ट हैं कोशिश की जाएगी कि सभी के जो है वो करवा दिए जाएँ, ठीक है। तो अब अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अभी पुराने वीडियो पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में जा करके आप पूरा पढ़ सकते हैं, हर एक टॉपिक के आपको वीडियो मिल जाएंगे। जैसे कैलकुलम का पेपर हो गया तो वो मैंने एक 5 वीडियो में करवा रखा है, यूनिट बाय यूनिट, कंप्लीट एक यूनिट को एक वीडियो में करवा रखा है कैलकुलम का, आप वहाँ से कवर कर सकते हो। और कैलकुलम के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जैसे यूडीएल हो गया, ठीक है, तो वो मैंने करवा दिया है, आप वहाँ वो टॉपिक भी जो है यूडीएल को भी जो है वो देख सकते हैं। बाकी कैलकुलम का कोई भी टॉपिक हो जो आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो ये आज की क्लास रहेगी, बाकी कल की क्लास में जो है वो हम कर रहे होंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो में। अपना याद रखिएगा कि प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और आपके लिए निरंतर ये सीरीज जो है वो मैं जारी रख सकूँ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।